हेलो, दिस इज़ भारत एंड वेलकम अगेन टू भारत के एम लैंड पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। ये जो कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये मैं पहले टेलीग्राम में और जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। उससे क्या होता है, पहले स्टूडेंट ट्राई कर लेते हैं पहले कि कौन सा किसका करेक्ट आंसर होगा, उसके बाद में मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। जिससे क्या होता है, इससे बेनिफिट भी मिलता है स्टूडेंट्स को। और ये जो क्वेश्चंस है, इनसे अपने जो कंसेप्ट है उनका डेवलपमेंट होता है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, ईएस, गेट या फिर एसएससी या फिर स्टेट लेवल पे कोई भी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम हो उसके रिलेटेड। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता ही है। जैसे ही क्वेश्चन अब मैं आपको दिखाऊं वैसे वीडियो पॉज कर देना, खुद से ट्राई करना, उसके बाद में फिर सोल्यूशन देखना। जब ही बेनिफिट होता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता क्वेश्चन करने का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके हिसाब से फिर ABCD ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ओके, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो क्या है कि अपनी जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ऑर्गेनिक सॉइल, इस ऑर्गेनिक सॉइल को हम क्यूमुलो, मैं देखो एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में तो एक दो चीज़ ही पूछते हैं, लेकिन पूरा कंसेप्ट समझेंगे। जिससे क्या होता है कि उसके आसपास की अगर चीज़ों के ऊपर घुमा कर भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप कर सकते हो। ओके, तो इस ऑर्गेनिक सॉइल को हम क्यूमुलोज सॉइल भी बोलते हैं, CUMULOSE, क्यूमुलोज सॉइल भी बोल देते हैं। ये जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, इसका पता कैसे लगता है हमें कि ये ऑर्गेनिक सॉइल है? तो जब आप सॉइल को हाथ में लोगे और उसको है ना जो स्मेल करोगे, मतलब उसको सूंघोगे, तो उसके अंदर एक अजीब सी ऑर्डर आएगी, अजीब सी स्मेल आएगी और उसका कलर भी अजीब सा होता है। उसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉइल है या इनऑर्गेनिक है। इस स्मेल से पता लगाते हैं हम। इसमें एक अजीब सी करेक्टरिस्टिक ऑर्डर आएगी, उस वजह से ये कैसी हो जाती है, ऑर्गेनिक सॉइल हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट रहता है, जिसके कारण इसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आती है। ओके, अभी जो ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल ये 3 तरीके की होती है। एक होती है मक, MUCK, मक सॉइल। एक होती है पीट, मतलब 3 टाइप होते हैं इसके। एक होती है पीट और एक होती है अपने पास ह्यूमस, HUMUS। ये तीनों ऑर्गेनिक सॉइल होती है। क्या क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? ये जो मक सॉइल है, मक सॉइल क्या होती है? जब भी किसी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों ही प्रेजेंट हो, ऐसी सॉइल को हम बोलेंगे मक, मक ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, पीट क्या होती है? पीट होती है जब भी कोई सॉइल है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका कंप्लीटली या फिर फुल्ली डिकम्पोजिशन हो गया है। ओके, तो लिख लेना फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। अगर किसी भी सॉइल के अंदर अगर आपको मिले तो वो कैसी कैसी होती है? पीट ऑर्गेनिक सॉइल होती है। और अगर ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस के अंदर पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है और थोड़ा बहुत रह गया है। पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, उसको क्या बोलते हैं हम? ह्यूमस सॉइल बोलते हैं, वो ह्यूमस ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको ऑर्गेनिक सॉइल 3 तरीके की होती है, मक, पीट और ह्यूमस, और उनका क्या क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ आपको ये भी देखना है कि जो इंड्यूरेटेड क्ले होती है, इंड्यूरेटेड, क्योंकि उसका कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, INDURATED, इंड्यूरेटेड क्ले, ये क्या होती है? ऐसी क्ले जिसके ऊपर अगर आप हीट, मतलब टाइम के साथ साथ उसके ऊपर अलग अलग तरीके की हीट लगेगी, हीट और डिफरेंट टाइप के प्रेशर लगने से ये जो क्ले है वो एक हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड सोइल के जैसे बन जाती है वो। फिर ये जो हार्ड मटेरियल बन जाता है, इसको अगर आप प्रोलॉन्ग्ड टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको वेट भी करोगे, गीला भी करोगे इसको, तब भी ये सॉफ्ट नहीं हो पाती है। उसी को क्या बोलते हैं? एंडूरेटेड क्ले बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप की क्ले होती है, इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसा कह सकते हैं, द हार्डनिंग इंडूरेटेड क्ले के लिए, द हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर एंड डज नॉट सॉफ्टन अंडर प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग। ओके, हीट और प्रेशर के कारण क्या हो जाता है, एक हार्ड सरफेस बन जाता है, और अगर आप इसको लंबे टाइम तक इसको गीला भी करोगे ना, तब भी ये सॉफ्ट नहीं होती है। ओके, अब ये तीनों स्टेटमेंट देखो आप। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पीट एंड मक आर ऑर्गेनिक सॉइल। बिल्कुल करेक्ट बात है, पीक और मट ऑर्गेनिक सॉइल है। पीक, मट और वो पीक, मक और एक वो अपनी ह्यूमस भी तो है। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ गलत तो बोल नहीं रहा कि पीट भी है और मक भी है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखो, पीट इज अ इनऑर्गेनिक सॉइल, पीट इज एन इनऑर्गेनिक सॉइल वेयर एज मक इज एन ऑर्गेनिक सॉइल। गलत बात बोल रहा है, पीट भी तो ऑर्गेनिक सॉइल ही है, पीट इज एन इनऑर्गेनिक सॉइल तो गलत बोल दिया इसने, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखो,
इंड्यूरेटेड क्ले इज़ अ टाइप ऑफ क्ले विच डज नॉट सॉफ्टन अंडर प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग। बिल्कुल सही बात है, ये क्ले का टाइप है जो हीट एंड प्रेशर के कारण हार्ड सरफेस हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग के कारण भी फिर वो सॉफ्ट नहीं हो पाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखो मैं तो आपको हर तरीके से बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा हर एक चीज़। जिनको पहले से आता है वो वीडियो आगे कर करके आंसर देख सकता है सिर्फ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, इसका सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट करेक्ट है और 3 करेक्ट है, क्या हो गया डी। डी में लिखा हुआ है फर्स्ट एंड 3 ओनली। ओके, तो डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। लिखा हुआ है ए सोइल हैज़ ए लिक्विड लिमिट 60%। लिक्विड लिमिट मतलब WL दिया हुआ है हमें 60%। फिर लिखा हुआ है प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35%, तो W प्लास्टिक दिया हुआ है अपने पास 35%। फिर लिखा हुआ है अ श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20%। श्रिंकेज लिमिट भी दी हुई है अपने को, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर W कितना दिया, 20% दिया हुआ ना, तो W श्रिंकेज 20% दिया हुआ। ठीक है, फिर दिया हुआ है एंड इट हैज़ अ नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 50%, मतलब नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट अपने को दिया हुआ है। नॉर्मल वाटर कंटेंट, नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट बोल दो, वाटर कंटेंट बोल दो, एक ही बात है। 50% दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज़। अब लिक्विडिटी इंडेक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, सॉइल मैकेनिक्स के आपने लेक्चर देखे होंगे तो वह मैंने बता रखा है। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है WN मतलब नेचुरल माइनस WP डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ऐसा होता है। तो देखो इसका प्रोसीजर क्या है ध्यान रखने का, सिंपल आप ये ध्यान रखना, पहले तो आएगा लिक्विड लिमिट फिर आएगा प्लास्टिक लिमिट। तो देखो पहले ऊपर आएगा लिक्विड लिमिट फिर प्लास्टिक लिमिट। अभी बताता हूँ ये क्या है। लिक्विड लिमिट ऐसे याद करना है पहले आपको, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ऐसे याद करना है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पहले दोनों चीज़ें। देखो एक तो लिक्विड लिमिट हो गई ना आपकी IL इज इक्वल्स टू WN माइनस WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। एक होती है आपकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC। ओके, दोनों फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं। क्या पता ये क्वेश्चन हम लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर में आपके जो एग्जाम लगे उसके अंदर कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछ ले, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिवाइड बाई WL माइनस WP, ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। क्या है प्रोसीजर, लिक्विड माइनस प्लास्टिक डिवाइडेड बाई लिक्विड माइनस प्लास्टिक, लिक्विड माइनस प्लास्टिक डिवाइडेड बाई लिक्विड माइनस प्लास्टिक। अब देखो जो लिक्विड कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, ये लिक्विड कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, इसमें ऊपर लिक्विड नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप। तो लिक्विड में ऊपर लिक्विड नहीं आएगा, तो लिक्विड कहाँ होगा, WL यहाँ होना चाहिए था, अगर आता तो यहाँ होना चाहिए था। तो जहाँ लिक्विड नहीं आएगा वहाँ पर नेचुरल वाटर कंटेंट आएगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आप क्या लिख दो एक्चुअल में, क्या प्रोसीजर तो क्या था अपना याद करने का, W लिक्विड माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, यही था। तो लिक्विड में ऊपर लिक्विड नहीं आएगा तो लिक्विड ये वाली टर्म नहीं आएगी, तो उस टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, लिक्विड लिमिट की जगह नेचुरल वाटर कंटेंट रख देंगे, नेचुरल वाटर कंटेंट रख दिए। ठीक है, IC की बात देखो, अब IC में क्या होगा, लिक्विड, ये तो लिक्विड में तो लिक्विड नहीं आया, लेकिन ये तो लिक्विड थोड़ी, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, तो WL माइनस WP। अब WP की जगह IC के अंदर ऊपर WP नहीं आता, मतलब प्लास्टिसिटी लिमिट नहीं आती, प्लास्टिक लिमिट नहीं आती, तो वो नहीं आएगा तो क्या आएगा, नेचुरल वाटर कंटेंट आएगा। तो हमने क्या लिख दिया, WN लिख दिया, नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई WL अपॉन WP। ये देखो नीचे तो सेम है, बस ऊपर का थोड़ा सा ध्यान रखना है और तरीका ऐसे याद रखना है आपको। जो लिक्विडिटी इंडेक्स है उसके अंदर ऊपर WL नहीं आता, तो WL नहीं आएगा तो WN, जहाँ पर जो नहीं आता वहाँ पर नेचुरल वाटर कंटेंट लिख दो। और C के अंदर WP नहीं आता, वो तो वहाँ पर आप क्या लिख दो, W नेचुरल लिख दो। ठीक है, और ये देखो यहाँ पहले आएगा तो आपको प्रोसीजर पता है, WL माइनस WP होता है, तो WL हटा दिए तो पहले आ गया, WL आएगा माइनस WP होता है तो यहाँ पर रख दिए। ठीक है, प्रोसीजर आप बाकी आप जैसे याद करना चाहो वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है लिक्विडिटी के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, सारी वैल्यूज़ अपने को गिवन है। WN अपने को कितना गिवन है, 50% गिवन है। WP अपने को कितना गिवन है, 35% गिवन है। लिक्विड लिमिट 60% और प्लास्टिक लिमिट 35%। अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ एक और गिवन है अपने को, श्रिंकेज लिमिट। इस श्रिंकेज लिमिट का कोई यूज़ नहीं है,
ओके, ये फालतू में डाटा दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में से ही करते हैं, आपको एक्स्ट्रा डाटा दे देंगे और आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो आपको लगेगा कि अरे यार इसका तो यूज़ ही नहीं हो रहा, इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, आप सही प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा डाटा दे के रखे कोई मतलब नहीं है हमें। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोल्व कर लो। कितना हो जाएगा, 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 35, 0.6 हो जाएगा इसका आंसर। सोल्व कर लेना आप। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दिया हुआ आपको टर्म्स, यहाँ पर देखो जिस वेट रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट दिया हुआ है। और लिस्ट सेकंड में अपने को दिया हुआ है फॉर्मूले, कि कौन से वेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं, अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर देखे होंगे। अगर ये फॉर्मूले पता है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। अगर क्वेश्चन को और अगर फॉर्मूले आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाएगा। तो सारे फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ, आपको आते हैं तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए। नीचे आपके पास ये ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। ओके, कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, उसके हिसाब से इस ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। पहले बात करते हैं वेट रेशियो की। वेट रेशियो को हम डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल ई से वेट रेशियो। और ये क्या होता है, वेट रेशियो ई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेट्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यही होता है वॉल्यूम ऑफ वेट्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सही बात है, यही होता है। दूसरे किसके लिए बोल रहा है, पोरोसिटी के लिए बोल रहा है। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पोरोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं पोरोसिटी को। तो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वेट्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ये पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बात बोल रही है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब एस, एस से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला इसका होता है। अच्छे तरीके से मैंने आपको लेक्चर्स में समझा रखा है, यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। और लास्ट है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। ये होता है। ठीक है, इनकी लिमिट्स की डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, वाटर कंटेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, वेट रेशियो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, इन चीज़ों के ऊपर सब कुछ मैंने डिटेल से तो लेक्चर्स में बता रखे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है आपसे। देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये भी पूछ सकते हैं कि वाटर कंटेंट कहाँ से, वाटर कंटेंट यहाँ पर अलग अलग दे देते थे, ये वेट रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट। लिस्ट 1 में तो टर्म्स दे देते, और लिस्ट सेकंड में आप क्या देते हैं, लिमिट देते हैं। ओके, लिख देते हैं लिमिट, फिर लिख दे कि 0 to 1 के बीच में वेरी कर सकता है। ओके, लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रह सकता है। इस तरीके से आपको कुछ लिमिट दे देते हैं। तो क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, अगर आपको कंसेप्ट पता है अच्छे तरीके से तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछिए, आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए उसके हिसाब से देखो, फिर डी, ये हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे वॉइड रेशियो में 5 आएगा, पहले तो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फिर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। 1 आएगा, पोरोसिटी में 1 आ गया। फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन में वाटर डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड टोटल वॉल्यूम। देखो ये आ गया, 3 आ जाएगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम बोल दो, वॉल्यूम ऑफ। देखो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। एक्चुअल में फॉर्मूला तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम होता है ना। तो देखो यहाँ पर ये वी दिया हुआ है, तो आपको यही करेक्ट मानना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है एग्जाम में, लेकिन यही, क्योंकि ऐसा तो और फॉर्मूला है नहीं डिग्री ऑफ सेचुरेशन का। देखो ये वेट ऑफ वाटर, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम की बात होती है, और ये भी नहीं हो सकता वेट की, वॉल्यूम की। तो यही करेक्ट मानना पड़ेगा आपको। अब ऐसे यहाँ पर ऐसे एब्सोल्यूट नहीं होना है कि ये फॉर्मूला तो गलत है, ये तो क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं होता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसा ही चलता है, थोड़ा बहुत आपको माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये हो गया। और वाटर कंटेंट का क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके हिसाब से डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी करेक्ट हो गया अपना। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। वापस से लिस्ट 1 में आपको दिया हुआ है
रोलर के टाइप, अलग अलग तरीके के रोलर दिए हुए हैं, और लिस्ट सेकंड में आपको दिया हुआ है कि ये रोलर किस काम आते हैं, सोइल के किस तरीके के, सोइल को कॉम्पैक्ट करने के या फिर किसी भी तरीके से उनका यूज़ क्या है, ये सेकंड में दिया हुआ है। आपको ये देखना है कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है और उसके हिसाब से आपको ABCD ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज करना है। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, आप फिर सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखो अब आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना पड़ता है। एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई आपको कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके आपको ये करना पड़ेगा। जैसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूमेटिक रोलर। ये जो न्यूमेटिक टायर होता है एक तरीके का, मतलब आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो रोलर्स में टायर लगे हुए रहते हैं, न्यूमेटिक टायर। ये जो रोलर होते हैं ना, ये यूज़ करते हैं हम कोहेजिव सोइल के लिए और कोहेजन लेस सोइल के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना आप, कोहेजिव प्लस कोहेजन लेस सोइल दोनों के लिए हम इनको यूज़ कर लेते हैं। ओके, जो रोड वगैरह बनाते हैं हम उस जगह पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिलेटेड। फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम देख लेंगे। तो न्यूमेटिक टायर रोलर के लिए आपको ये पता लग गया। सेकेंड है अपने पास ये स्मूथ व्हील्ड रोलर, मतलब जो टायर होता है ना वो बिल्कुल स्मूथ होता है। ये तो किस काम आता है, ये फिनिशिंग के काम आता है। आपने देखे होंगे, हम सारे काम हो गए रोड के ऊपर, कंप्लीट काम हो गया। ओके, जो भी अपना उसके कॉम्पेक्शन करना है, उसका किसका एग्रीगेट वगैरह का, वो करा करके फिर उसके ऊपर आपने देखा होगा बिल्कुल स्मूथ तरीके के, स्मूथ होते हैं बिल्कुल, ऐसे टाइगर रोलर उनके ऊपर चलाते हैं, जिससे क्या होता है फिनिशिंग आ जाती है रोड में। तो ये फिनिशिंग के काम आता है। ओके, और सी में लिखा हुआ है शीप फुट रोलर। तो ये शीप फुट रोलर है ना, कुछ इस तरीके का होता है, देखो इस तरीके का, इस तरीके का होता है शीप फुट रोलर। ये किस काम आता है, ये कोहेजिव सोइल को कॉम्पैक्ट करने के काम आता है। किसी को कोहेजिव कोहेजिव सोइल को कॉम्पैक्ट करने का काम क्यों आता है ये, क्योंकि कोहेजिव सोइल में कोहेजन फोर्सेस लगे हुए रहते हैं बहुत सारे। उन कोहेजिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक छोटे एरिया का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लो अपनी ये सोइल है, ठीक है, ये सोइल है अपने पास, तो इसके ऊपर हम इसको लेके जाएंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये वाले इसमें घुसेंगे अंदर, यहाँ पर घुसेंगे, ये इसके ऊपर चलेगा तो ये इसमें घुसेंगे, और उससे क्या होगा, कोहेजिव ये जो फोर्स लग रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में, कोहेजिव फोर्स, उनको ये तोड़ देंगे। उसके बाद अपनी जो सॉइल है वो आसानी से कॉम्पैक्ट हो सकती है। इसलिए शीप फुट रोलर को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शीप फुट रोलर को हम कोहेजिव सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका फोर्स ज़्यादा लग जाता है, प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है, कोहेजिव फोर्सेस टूट जाते हैं, एरिया कम हो जाता है इसका, इस कारण से। फिर डी में लिखा हुआ है वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर हमेशा ग्रेनुलर सोइल, कोहेजन लेस ग्रेनुलर सोइल होगी, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेनुलर सोइल रहेगी तो कोहेजन लेस ही रहेगी वो, तो ग्रेनुलर ग्रेनुलर सोइल को कॉम्पैक्ट करने का काम आता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि वाइब्रेशन से ही कॉम्पैक्ट होगा ग्रेनुलर सोइल। जैसे एक डब्बा है, आपने कभी रसोई में, किचन में आपने कभी चीनी वीनी भरी होगी, जैसे अपना एक डब्बा है, आपने इसके अंदर चीनी डाल दी पूरी। ठीक है, आप रूम पे रहते होंगे अलग से, या फिर घर पे अपनी मम्मी वगैरह भी चीनी वगैरह डालती है, तो आपने देखा ही होगा। चीनी एक बार हम बाहर से लेके आए तो डब्बे में हम डाल दिए, ओके, तो यह इतना भर जाता है। इसके ऊपर अगर आप जोर लगाओगे ना, ऊपर से बिल्कुल सीधा जोर लगाओगे, तो ये चीनी है ना जो कॉम्पैक्ट नहीं होगी, आपने देखा होगा। और चाहो तो आप ट्राई करके देख लेना, चीनी एक बार भर दिया ना डब्बे में, फुल डब्बा भर गया, फिर उसके ऊपर आप ऊपर से जोर लगाओगे ना, तो वो चीनी कॉम्पैक्ट नहीं होगी। ओके, और अगर आप इस डब्बे को उठा करके ऐसे धम 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 ऐसे गिराओगे ना, ऐसे गिराओगे इसको, तो ये चीनी है ना नीचे चली जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो आपने क्या किया, वाइब्रेशन किया ना इसके अंदर, ऐसे डब्बे को उठा के 2-4 बार 5-10 बार ऐसे मारा उसके ऊपर, जो भी अपने स्लेब होती है किचन में उसके ऊपर या फिर कहीं पर भी मारा, तो ये क्या है, नीचे चली जाती है। मतलब जो ग्रेनुलर सोइल है, चीनी ग्रेनुलर है, उसके ऊपर वाइब्रेशन से ही कॉम्पैक्शन होता है। तो इसके लिए आप याद कर सकते हो, ये जो वाइब्रेटरी रोलर है, दिस इज़ यूज फॉर ग्रेनुलर कोहेजन लेस सोइल, या फिर थोड़ी बहुत मामूली सी कोहेजिव भी हो सकती है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखो आप, न्यूमेटिक टायर रोलर के लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बताओ आपके हिसाब से। देखो कोहेजिव एंड ग्रेनुलर है, तो ये तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, ग्रेनुलर कहाँ से आ गया अलग ही। ओके, प्लास्टिक मॉडरेट कोहेजन, कोहेजन के लिए भी यहाँ पर बात नहीं हो रही। सिल्टी लो प्लास्टिसिटी, देखो ये फोर्थ जैसे अब देखो, अब यहाँ पर तो इतने सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे ए में, देख रहे हैं ना हम, तो देखो ए के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, या तो 3 करेक्ट होगा या 4 करेक्ट होगा, दोनों में से एक करेक्ट होगा इसके अंदर से। देखो इस तरीके से आइडिया लगाते हैं थोड़ा सा, ए के अंदर कौन कौन से हैं, 3 और 4 दोनों में से करेक्ट होगा। ये फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन में गिवन नहीं है अपने को ए में तो। ओके, तो ये और ये तो चेक ही नहीं करना अपने को, 3 और 4 चेक करना है। तो न्यूमेटिक टायर रोलर देखो, कोहेजन लेस सोइल लिखा हुआ है एक तो, और एक सिल्टी सोइल और फिर लो प्लास्टिसिटी, बताओ क्या हो जाएगा फिर।
करेक्ट ये हो जाएगा, ये देखो सिल्टी सोइल ऑफ लो प्लास्टिसिटी, ए के लिए फोर्थ करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ए के लिए फोर्थ करेक्ट है, ओके, तो ये भी करेक्ट हो सकता है, फोर्थ यहाँ पर भी है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पर देखो 3 है दोनों के अंदर, 100% 3 है ना, मतलब डी के अंदर 3 होगा ज़रूर से ज़रूर। तो डी क्या है, देखो वाइब्रेटरी रोलर है, तो वाइब्रेटरी रोलर देखो कोहेजन लेस सोइल, बिल्कुल सही बात है, कोहेजन लेस सोइल के लिए। अच्छा मैंने क्या बोला था आपको, अभी जो चीनी थी ना वाइब्रेटरी रोलर, वो कोहेजन लेस सोइल के लिए यूज़ होता है, और थोड़ी बहुत कोहेजिव सोइल के लिए भी हो सकता है, वो गलत बात थी, थोड़ी बहुत कोहेजिव भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोहेजन लेस सोइल ही होनी चाहिए, उसी को वाइब्रेशन से हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो देखो वाइब्रेशन से कोहेजन लेस मतलब ग्रेनुलर होगा एक तरीके से, कोहेजन लेस ग्रेनुलर होगी वही तो कोहेजन लेस होगी ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो डी में 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, डी में 3 हो गया और ए के अंदर आपका 4 हो गया। अब आगे चलते हैं हम, देखो स्मूथ टायर, स्मूथ व्हील्ड और शीप फुट रोलर, तो शीप फुट रोलर का देख लो, ये कोहेजिव सोइल के लिए यूज़ होता है, तो सी के अंदर क्या हो जाएगा अपना, प्लास्टिक सोइल मॉडरेट कोहेजन, देखो ये हो जाएगा अपना कोहेजिव ग्रेनुलर, ये देखो ये हो जाएगा प्लास्टिक सॉइल ऑफ मॉडरेट कोहेजन। ओके, थोड़ा बहुत कोहेजन तो रहेगा ही, ऐसा मतलब एक्चुअल में तो कोहेजिव सॉइल के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। और ये स्मूथ व्हील रोलर के लिए देखो 1 हो जाएगा, कैसे देखो कोहेजिव एंड ग्रेनुलर सॉइल, बिल्कुल सही बात है, कोहेजिव मतलब कोहेजन लेस सॉइल, और कोहेजिव सॉइल और कोहेजन लेस सॉइल दोनों ही तरीके की सॉइल को फिनिशिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। तो कोहेजिव सॉइल हो गई और ग्रेनुलर मतलब कोहेजन लेस सॉइल हो गई। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ए में आ रहा है आपका 4, ठीक है, बी में क्या आया था अपना 1, सी में क्या आया है अपना 3, ये है नहीं, सी में 3 के 2 आया है, सी में 2, और डी में आया है अपना 3। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसके हिसाब से, देखो क्या होगा, सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 भी कह देते हैं। इसमें ये ABCD ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते हैं, क्या होता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ए में क्या लिखा हुआ रहता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। बी में लिखा हुआ रहता है कि 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। सी ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है दिस करेक्ट दिस रॉन्ग, और डी में लिखा हुआ रहता है दिस रॉन्ग एंड दिस करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखी हुई रहती है ABCD ऑप्शन में। अगर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा ना तो ये ABCD ऑप्शन में यही लिखा हुआ रहता है, इसलिए आप इन चीज़ों को रट के रखना, ये वाली बार बार ये देखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़े। 99.99% केस में तो यही आता है। अगर एग्जामिनर को मजाक करने की आदत होगी तो वो इसको घुमा सकता है, लेकिन 99.99% केसेस में यही आता है, ABCD ऑप्शन में यही लिखा हुआ रहता है। ओके, तो पहले तो ये क्विकसेंट से रिलेटेड, क्विकसेंट कंडीशन से रिलेटेड अपना ये क्या है क्वेश्चन है, तो क्विकसेंट कंडीशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में उस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लो, आपके हिसाब से ABCD ऑप्शन में से क्या होना चाहिए, दिमाग में रखिए बात, फिर देख लेना। ओके, क्विकसेंट कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो अपने पास ये सॉइल है, ओके, हमेशा अपवर्ड फ्लो के कारण क्विकसेंट कंडीशन बनती है। ये अपनी सॉइल है, इस सॉइल को इस तरह नीचे से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में पानी का फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसे पानी का फ्लो हो रहा है, तो होगा क्या, ये पानी का फ्लो आप रखोगे तो ये जो पार्टिकल्स है वो खुल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे खुल जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ओके, पानी के फ्लो से ये पार्टिकल पे लगेगा पानी, तो ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर चले जाएगा, ये उसके ऊपर और चले जाएगा, इस तरीके से ये पार्टिकल्स खुल जाएंगे, जिससे क्या होगा, इसकी सारी की सारी जो शेयर स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ कैसे आती है, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के ऊपर चिपक के रहना, और उसके ऊपर जो एंगल्स है उनके कारण ही तो उनके कारण ही तो सॉइल के अंदर शेयर स्ट्रेंथ आती है, और शेयर स्ट्रेंथ से ही वो लोड अकर करता है, अपनी सॉइल लोड अकर करती है। तो जब नीचे से आप फ्लो करवाओगे पानी का, तो ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, मतलब शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ का बिल्कुल लॉस हो जाएगा, और ये कोई भी लोड गेन नहीं कर पाएगी सॉइल। ओके, तो जब भी आप ये फ्लो करवाओगे, तो जब भी इफेक्टिव स्ट्रेस फ्लो करवाओगे तो ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया मतलब कोई भी लोड वगैरह लेने की इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये जब इफेक्टिव स्ट्रेस हम जीरो कर देते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की एक इक्वेशन होती है, मैंने डिटेल से आपको लेक्चर्स में समझा रखा है, इफेक्टिव स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर, क्विकसेंट कंडीशन एक टॉपिक था, वहाँ पर डिटेल से समझा रखा है। जब हम इसको जीरो कर देते हैं ना, तो अपने पास एक हाइड्रोलिक क्रिटिकल ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला आता है, वो क्या हो रहता है,
गामा सबमर्ज याद करना है आपको, ये फॉर्मूला यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, गामा सबमर्ज अपन गामा डब्ल्यू, एक ये फॉर्मूला हो जाता है और एक ये होता है GS -1, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड -1 डिवाइडेड बाई 1 + E। ये क्या है आपका वेट रेशियो है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला है। ओके, इफेक्टिव स्ट्रेस की इक्वेशन रहती है, उसको जीरो करते हैं, फिर थोड़ा सा अरेंजमेंट करा करके ये फॉर्मूले बन के आते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको। बाकी अपनी जो क्विक सैंड कंडीशन है वो क्या है, एक तरीके की सैंड नहीं है वो, क्विक सैंड एक सैंड का टाइप नहीं है ये कोई, ये तो एक कंडीशन का नाम है। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पढ़ लो इसको कि क्विक सैंड इज नॉट अ टाइप ऑफ सैंड। बिल्कुल सही बात है, क्विक सैंड कोई सैंड का टाइप थोड़ी है, ये तो क्विक सैंड तो कंडीशन है, जब अपवर्ड फ्लो होता है तो ये सोइल की सारी स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं, क्विक सैंड बोलते हैं। ओके ओके, बट इट इज़ अ कंडीशन अराइजिंग इन अ सैंड मास। बिल्कुल, ये कोई सैंड का टाइप नहीं है, ये तो एक कंडीशन है जो अराइज करती है अपने सैंड मास के अंदर, मतलब असर्शन बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखो, when the upward seepage pressure become equal to the pressure due to submerged weight of the soil। बिल्कुल सही बात है, नीचे से आप फ्लो लगाओगे तो वो सबमर्ज्ड मास है उसके बराबर हो जाएगा, तो वो बिल्कुल पार्टिकल खुल जाएंगे बिल्कुल। अब देखो ये पार्टिकल है, ये इसके ऊपर आप नीचे से प्रेशर लगा रहे हो पानी का, तो जब ये इसके वेट के बराबर हो जाएगा, पहले तो आप लगा रहे हो, जब तक इसके वेट के बराबर नहीं होगा, जब तक तो ये पार्टिकल ऊपर नहीं उठेगा। जैसे इसके वेट के बराबर हो जाएगा, ये पार्टिकल धीरे से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ओके, प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सोइल, द इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो। और ये ऊपर उठ गया तो इसका इफेक्टिव स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस शियर स्ट्रेंथ के कारण ही तो आता है। डिटेल से आपको पता लगेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस का चैप्टर देखोगे वहाँ पर, नॉर्मल चीज़ समझो यहाँ पर तो। ओके, तो ये खुल जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही बोल रहा है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि क्विक सैंड कंडीशन कब आती है, जब अपवर्ड फ्लो करते हैं, अपवर्ड सीपेज होता है, जब जाके तो ये कंडीशन आती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अपना असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है बिल्कुल, और ये जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है अपने असर्शन को। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो मैं फाइनली बता देता हूँ कि किस में क्या आंसर है। अपना क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर था डी, मैंने लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर था सी, और ये 5 के अंदर आपका आंसर है ए। ठीक है, बाकी हमने सोल्यूशन अच्छे से देख लिया है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में प्रोवाइड करते रहता हूँ तो पहले ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन को, उसके बाद में सोल्यूशन देखना चाहिए। इसलिए मैं टेलीग्राम में पहले प्रोवाइड क्वेश्चंस देता हूँ, एक दिन पहले स्टूडेंट उनको ट्राई कर लेते हैं, जो भी उनको मिस्टेक लगती है, जो भी उनको कमियाँ लगती है वो उनको पता लग जाता है। फिर दूसरे दिन सोल्यूशन देख करके वो अपने कंसेप्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें उनको नहीं आती उनका भी उस चीज़ का भी उनको पता लगेगा। तो अगर आप चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन करना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम को, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर उस पर एरर दिखाता है कभी कभी तो कोई बात नहीं, वहाँ पर मैंने एक टेलीग्राम का नंबर भी दिया हुआ है, उसके ऊपर मैसेज कर देना, मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा।